Now we shall look upon how Aristotle, the student of Plato, saw the art of poetry. More precisely how he defended poetry. आपको ये जानना चाहिए कि एरिस्टोटल ने बस पोइट्री का डिफेंस नहीं किया था, उन्होंने एक प्रॉपर एनाटॉमी की थी कि हाउ पोइट्री शुड बी रिटन, what impact does it have on the individuals, and most importantly, what should be considered a proper poetry according to the Greek tradition. He said that what his master Plato believed was not the reality of poetry. How? Let us see. एरिस्टोटल ये सबसे पहले एरिस्टोटल ये एक्सेप्ट करते हैं कि इमिटेशन इज़ फंडामेंटल टू पोइट्री, कि हाँ किसी चीज़ से इंस्पायर होकर पोइट्री लिखी जाती है और ये एक्सेप्टेबल है. ही एग्रीज टू द नोशन ऑफ इमिटेशन दैट प्लेटो साइटेड. Then he argues that, imitation is not just copying something. It is not a mechanical copying कि आपने यहाँ से कुछ उठाया और आपने उसको यहाँ पे ऐसे करके कॉपी कर दिया. This it is a more complex thing to understand. कैसे? I'll explain you. Next, एरिस्टोटल आर्ग्यू ये करते हैं कि पोएट्री रिप्रेजेंट्स ह्यूमन्स एक्शन, एक्सपीरियंसेस एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पॉसिबिलिटी. बोलते हैं कि यार इट इज़ मोर देन जस्ट इमिटेटिंग एंड डाइवर्टिंग पीपल. इट टेल्स अस अबाउट ह्यूमन के एक्शंस, ह्यूमन के एक्सपीरियंस एंड सर्टन पॉसिबिलिटीज़. ओके, देन सबसे इंपॉर्टेंट बात एरिस्टोटल कहते हैं कि यार इमिटेशन इज़ नेचुरल टेंडेंसी विच इज़ पोजेस्ड बाई ह्यूमन्स. एरिस्टोटल का ये मानना है. अगेन एक्सप्लेन यू विथ एन एग्जाम्पल. हाउ अ चाइल्ड लर्न्स टू स्पीक. एक बच्चा अपने सराउंडिंग को ऑब्जर्व करता है. ही सीज, ही हियर्स पीपल टॉकिंग एंड देन ही स्टार्ट्स इमिटेटिंग वॉट पीपल अराउंड हिम स्पीक. और उन्हें सुन के, उनका एक इमिटेशन करके, उनके बोलने के तरीके को कॉपी करके, इट इज़ हाउ अ चाइल्ड लर्न्स टू स्पीक. इट इज़ वेरी सिमिलर विथ अदर एक्टिविटी, लाइक यू कैन सी इन दिस पिक्चर. दिस गर्ल इज़ ट्राइंग टू इमिटेट द वर्क ऑफ हर मदर. आप देख सकते हैं. एंड दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग. दिस इज़ हाउ ह्यूमन्स लर्न. If you sing a song near a kid, he'll try to imitate it. So this is what Aristotle argues. Aristotle ये मानते हैं कि imitation is very much natural to the humans and it is pleasurable to the humans. It is a natural habit to imitate. So it is nothing wrong in imitation. There were key distinctions, as Plato believed that mimesis is just a distance from truth. Aristotle believed that mimesis is actually a representation of human action. It is the process of learning and it gives humans pleasure because it is a natural tendency of humans to imitate. Now, let us move further. As Aristotle says कि यार it is not mere copying. It is not just copying something from here to here like this. It is more than that. Why he says so? Because if you copy something as it is, just as Plato said, then it would be a history, not a poetry. This is what the argument Aristotle makes. Just like the British won the Battle of Plassey in 1757. एंड अगर इस चीज़ को इमिटेट कर दिया जाए, ओके, सिंपली इसे कॉपी करके दूसरी जगह लिख दिया जाए, देन इट वुड बी हिस्ट्री. बिकॉज वॉट इज़ हिस्ट्री? हिस्ट्री इज़ द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ फैक्ट्स, राइटिंग डाउन ऑफ फैक्ट्स. इट इज़ हिस्ट्री. एंड दैट इज़ वॉट प्लेटो बिलीव्ड मिमेसिस टू बी, कि आप किसी भी एक आइडियल चीज़ को कॉपी करके दूसरी चीज़ बनाते हो एंड देन उसी से इंस्पायर होके आप एक रचना करते हो. सो हेयर ही इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट एनी डिफरेंस. बस ये बोलते हैं कि ये चीज़ जो है वो रियल है एंड इट इज़ अ कॉपी. एरिस्टोटल ये मानते हैं कि ये कॉपी करने से बहुत ज़्यादा है, द आर्ट ऑफ मिमेसिस. ओके, सो अगर वैसा सिचुएशन होता देन इट वुड हैव बीन अ हिस्ट्री, नॉट अ पोएट्री. पोएट्री क्या है? एरिस्टोटल ये एक्सप्लेन करते हैं कि पोएट्री मीन्स वॉट कुड हैपन. हिस्ट्री में हम बात करते हैं कि क्या हुआ था, पोएट्री में हम बात करते हैं कि क्या हो सकता था. जस्ट लाइक इट calls for different possibilities, like what if India gained independence after 1857? A poet wrote on that. Although it is not a reality, it is discussing the possibility of independence at 1857. Okay, अब आप देखो कि हिस्ट्री डील्स विथ पर्टिकुलर इवेंट्स, लेकिन पोएट्री रिप्रेजेंट्स यूनिवर्सल पॉसिबिलिटीज़. अनगिनत पॉसिबिलिटीज़ से डील करती है पोएट्री. And therefore, according to Aristotle, poetry possesses a philosophical dimension. It is not mere copying, but it is possessing a philosophical dimension. Now, we too have the text itself, which is poetics.
अब पोएटिक्स को डिवाइड किया जाता है लिटरेरी क्रिटिक्स द्वारा टू पार्ट्स में. पोएटिक्स इज़ डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स. द फर्स्ट इज़ comedy, the second is tragedy. These two actually cause release of certain emotions. Okay, comedy makes human more joyous, and tragedy makes them feel pity and fear. So अब एरिस्टोटल इमोशनल रिलीज पे जो एज प्लेटो आर्ग्यूड दैट यू नो इट इज़ एक्चुअली मोरली करप्टिंग द इंडिविजुअल्स ऑफ द स्टेट, तो इस चीज़ पर कटाक्ष करते हुए एरिस्टोटल जो इमोशनल इम्पैक्ट है पोइट्री का उस पर डिस्कशन करते हैं. वी शुड लुक ऑन टू द मीनिंग ऑफ पोएटिक्स. इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पोएसिस, दैट मीन्स मेकिंग और क्रिएशन. एंड वॉट इज़ पोएटिक्स? पोएटिक्स इज सिंपली द स्टडी ऑफ पोएटिक कॉम्पोजिशन. एरिस्टोटल एग्जामिन करते हैं कि इफ़ देर आर सम प्रिंसिपल्स गवर्निंग पोएटिक्स एंड ड्रामेटिक आर्ट, मतलब एक सर्टन गाइडलाइंस जिसके बेस पे किसी भी पोएट्री को जज किया जा सके कि हाँ दिस इज़ अ गुड पोएट्री एंड दिस इज़ हाउ पोएट्री एंड ड्रामा शुड बी. What does Aristotle's poetics cover? It covers mimesis that we discussed, which is imitation and representation. The second is poetry and its origin. Third is tragedy and comedy. You should know that tragedy is covered in Aristotle's poetics, but the part which was covering comedy as a different part of drama, tragedy is fully covered, but the part which was covering comedy is lost. The manuscript for that is not yet found. So पोएटिक्स गिव्स वेरी लिटिल इन्फॉर्मेशन अबाउट कॉमेडी. वो इतना ही बताते हैं कि इन कॉमेडी द प्रोटैगनिस्ट बिलोंग्स टू लोअर स्ट्राटा. ओके, एक समाज के निचले वर्ग से जो प्रोटैगनिस्ट है वो बिलोंग करता है. एक निचले आदमी, एक हम्बल आदमी के ऊपर ये रचना की जाती है. और ट्रेजिडी का जो प्रोटैगनिस्ट होता है इट इज़ ऑलवेज अ नोबल पर्सन, एक पर्सन विथ नोबल कैरेक्टर ऑफ हायर सोशल स्ट्राटा, माइट बी अ किंग और अ पर्सन वेल रिस्पेक्टेड holding a certain position in the society. तो ये एरिस्टोटल बताते हैं. Why so? We'll explain it when I'll cover tragedy. Then we do have epic poetry, structure of plot, character, language, emotional effect of tragedy, and comparison between epic and tragedy. In this comparison, tragedy is given upper hand by Aristotle. Why? I'll cover it when I'll explain tragedy.